मित्रों, पश्चिम बंगाल आज इतिहास के उस मुहाने पर खड़ा है जहां से अगर इस चुनाव में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने सही लोगों का चुनाव नहीं किया तो फिर पश्चिम बंगाल की जनता को इतिहास माफ नहीं करेगी। मित्रों, पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव एक निर्णायक परिवर्तन लेकर आएगा या नहीं आएगा, इसका जवाब मिलेगा 4 मई को, तब जब यह तय होगा कि ममता बनर्जी की सरकार रहेगी या जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आज का ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो ही आप बेहतर निर्णायक फैसला कर पाएंगे कि पश्चिम बंगाल किस प्रकार से बुरी तरह एक ऐसे चक्रव्यूह में घिरी हुई है पश्चिम बंगाल, जिससे पश्चिम बंगाल का निकलना न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अनिवार्य आवश्यकता है। देखिएगा जरूर पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में सीधा सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। मित्रों, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी वही गलती कर रही है जो गलतियां इससे पहले संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने की थी, जो गलती बिहार में तेजस्वी यादव ने की थी, जो गलती बिहार में विपक्ष ने किया था, क्या वही गलती पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी कर रही है? क्या वही गलती फिर से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में करने जा रही है? क्या थी वो गलती? वो गलती थी एसआईआर का विरोध। मित्रों, आप सबको पता है, उन दिनों भी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तब भी पॉलिटिकल आइडिया के मंच से मैंने कहा था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग चाहकर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसके कारण को समझिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं मित्रों, जब बंगाल विधानसभा चुनाव हमारे सर पर है, अगले महीने आज ही के दिन प्रथम चरण का मतदान होना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सबसे बड़ी भूमिका रही है बूथ लेवल ऑफिसर की, बीएलओ की। और ये बीएलओ कौन है? ये बीएलओ जैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई थी, वैसे ही बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई है उसमें बीएलओ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, और ये सभी के सभी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। ये कोई चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते, चुनाव आयोग का कोई भी अस्थायी कर्मचारी नहीं होता जो एसआईआर की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। तो पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी की सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी की भूमिका इस चुनाव में सबसे ज्यादा रही है। इस चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार एसआईआर की प्रक्रिया में जो पश्चिम बंगाल के सरकार के कर्मचारियों के अलावे अन्य जो भी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी या फिर अभी जुडिशियल ऑफिसर्स, चाहे वो झारखंड से लाए गए हों, चाहे वो उड़ीसा से लाए गए हों, ये सब क्यों लाना पड़ा? किसके कहने पर लाना पड़ा? समझिए इस बात को। ये सब आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, और सुप्रीम कोर्ट को आदेश तब देना पड़ा मित्रों जब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी की सरकार, ये सब के सब जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जिसे हम कहते हैं ना कि हर पार्टी के नजर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए गैर जरूरी मांग को भी, ममता बनर्जी सरकार की गैर जरूरी मांग को मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन है, जो एक तरह से जिन नामों पर संदेह पैदा किया गया कि ये 60,06,000 मतदाता जिन्हें विचाराधीन माना गया, उन मतदाताओं की सत्यता की परीक्षा करने की जिम्मेवारी न्यायिक अधिकारियों को दी गई। जो 705 न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए गए, उनको ये जिम्मेवारी दी गई। और अन्यथा अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती तो शायद चुनाव आयोग को यह फैसला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और अदालत को यह आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये
ये जो परीक्षण हुआ है, ये जो वेरिफिकेशन हुआ है मित्रों, यह भी कहीं ना कहीं ईआरओ के द्वारा संपन्न किया जाता, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा संपन्न किया जाता, जो प्रायः राज्य सरकार के ही कर्मचारी हैं। मतलब ममता बनर्जी ने खुद इस चुनावी प्रक्रिया में, इस एसआईआर की प्रक्रिया में, इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावे ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स आए, ये जो केंद्र सरकार के कर्मचारी को अदालत को नियुक्त करना पड़ा या फिर चुनाव आयोग को अतिरिक्त जिम्मेवारी देनी पड़ी, उसके पीछे भी ममता बनर्जी की वो गलती है जिसमें जिसे कहते हैं ना कि कुतर्क करना। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी वैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया पर उंगली उठाकर वही कुतर्क कर रही है जो कुतर्क बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर कर रहे थे, जो काम तेजस्वी यादव कर रहे थे, जो काम बिहार में विपक्ष कर रहा था, बिहार के वामपंथी दल कर रहे थे, वही स्थिति आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कर दिया है। और उसी का परिणाम है मित्रों, जहां तक कई हमारे दर्शकों को के मन में यह बातें आ सकती है कि तब फिर ममता बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मित्रों, सीधा बात आप समझने का प्रयास कीजिए। कभी भी जब हम बात लोकतंत्र की करते हैं तो लोकतंत्र में तर्क सबसे प्रमुख स्थान रखता है। आप एक बात सोच कर देखिए कि इस प्रक्रिया में बेईमानी हो कैसे सकती है। अगर इस प्रक्रिया में अगर जो वास्तविक मतदाता हैं उनका नाम, अगर चुनाव आयोग की मशीनरी, केंद्र सरकार के दबाव में जो वास्तविक मतदाता हैं उनका नाम यदि मतदाता सूची से हटाया जाता, तो क्या वो मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सड़क पर नहीं आए होते? आज पश्चिम बंगाल में ही जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने 63,66,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिया, यह कहकर कि ये सब के सब अब या तो जीवित नहीं है या फिर अपने स्थानों पर पाए नहीं गए, मोटे तौर पे, ठीक है। इसके अलावे जो 60,06,000, उस 63,66,000 के अलावे ये जो 60,06,000 मतदाता जिनका नाम स्क्रूटनी में डाला गया, अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए अगर कोई जबरदस्ती अगर कुछ ऐसा किया होता, तो क्या मतदाता इतनी बड़ी संख्या में, जो कि लगभग 1.25 करोड़ की संख्या है, लगभग 1.25 करोड़ की संख्या है मित्रों, 1,26,90,000 ऐसे मतदाता हैं मित्रों, क्या वो सड़क पर नहीं आए होते? सोच कर देखिए कि ये 60,06,000 और 63,66,000, ये जो बड़ी आबादी है 1.25 करोड़ की, लगभग ये आबादी 1.25 करोड़ में से 1.25 लाख लोग भी सड़क पर आए क्या? 1.25 लाख लोग भी सड़क पर नहीं आए। बिहार में जो 50 लाख से अधिक नाम टोटल मिलाकर अगर मतदाता सूची से बाहर हुए, उनमें से कितने लोग सड़क पर आए? एक भी नहीं आया। पश्चिम बंगाल में अब तक क्यों नहीं आए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये सब के सब झूठ है। और झूठ क्यों है? झूठ इसलिए है कि मुद्दा को भटकाना चाहते हैं। बिहार में भी विपक्ष वही कर रहा था। क्या रहा था कि चुनाव आयोग जानबूझकर बिहार में, या पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, बिहार में भी बात क्या हो रही थी कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया कि विशेषकर चुनाव आयोग मुस्लिम बहुल इलाकों में जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटा रही है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके। अब वही हाल जो है पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में भी जो आंकड़े निकल कर आए हैं मित्रों कि मुर्शिदाबाद में लगभग 11 लाख, मालदा में लगभग 8,28,000, उत्तर 24 परगना में लगभग 5,91,000, दक्षिण 24 परगना में 5,22,000 ऐसे मतदाताओं के नाम जिन्हें अंडर स्क्रूटनी रखा गया है, जिसके लिए आज ही जो पुनरीक्षित मतदाता सूची है वो आज प्रकाशित होने वाली है मित्रों, पूरक मतदाता सूची। अगर किसी भी जायज मतदाता का नाम मतदाता सूची में छोड़ दिया जाता है, चुनाव आयोग नहीं शामिल करती है, तो वो मतदाता जो फिर इसके लिए जो एक प्राधिकरण
बना है उसमें जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्या ऐसा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ? नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ। और विशेषकर मुसलमान मतदाताओं को निशाने पर इसलिए लिया जाता है मित्रों, जिससे कि मुसलमान आक्रामक रूप से मतदान कर सके, मुसलमान औसत से अधिक वोट डाल सके, क्योंकि उनको पता है चाहे राहुल गांधी हो बिहार में, चाहे ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल में, चाहे तेजस्वी यादव हो बिहार में, चाहे कांग्रेस पार्टी और मोहम्मद सलीम जो सीपीएम के नेता है वो हो पश्चिम बंगाल में, सबको पता है कि आक्रामक वोटिंग कौन करता है, हिंदू करता है या मुसलमान करता है। हिंदू जाति के आधार पर बटे होते हैं, मुसलमान जाति के आधार पर नहीं बटता। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन किस वर्ग में ज्यादा होता है? हिंदुओं का पोलराइजेशन ज्यादा होता है या फिर मुसलमानों का पोलराइजेशन ज्यादा होता है? अगर पिछले चुनाव के आंकड़े को केवल देखें मित्रों, 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े को, तो मुसलमानों का लगभग 89%, 89% वोट ममता बनर्जी के पक्ष में था। हिंदू का एक भी जाति, एक भी समुदाय ऐसा है जिसने कि 70% से अधिक वोट किसी एक दल के पक्ष में डाला हो? नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा लगभग 70% वोट दलितों का बीजेपी के पक्ष में गया था। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है। और यही कारण है मित्रों, यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था मुद्दा बने। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं चाहती कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जो घटनाएं घटी और जिस प्रकार से अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया वो कोई चुनावी मुद्दा बने। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में स्कूली शिक्षकों की बहाली में जिस प्रकार के खुलासे हुए हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सके। ममता बनर्जी नहीं चाहती। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि किस प्रकार से सिंडिकेट के माध्यम से पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि टीएमसी के सिंडिकेट के लोग हर उस अवैध व्यापार में शामिल है, चाहे वो जाली नोट का व्यापार हो रहा हो, चाहे बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कराने का प्रयास रहा हो। कई ऐसे मुद्दे हैं मित्रों जिसमें पार्टीबाजी नहीं चाहती ममता बनर्जी। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद चुनाव पूर्व हिंसा, चुनाव बाद हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा कोई चुनावी मुद्दा बने। ममता बनर्जी नहीं चाहती। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि ममता बनर्जी की सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बीच जनता तुलना कर सके। ममता बनर्जी नहीं चाहती। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में कभी भी दुर्गा पूजा, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस प्रकार की बंदिशें पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लगाई जाती है, इस पर कोई चुनावी मुद्दा बने। ममता बनर्जी नहीं चाहती। ममता बनर्जी केवल यह चाहती है कि केवल चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार की जाति को, नरेंद्र मोदी की जाति को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी केवल भावनात्मक रूप से बंगाली अस्मिता, क्या है बंगाली अस्मिता? बंगाली अस्मिता के प्रतीक बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं है जिन्होंने वंदे भारत की रचना की? क्या बंगाली अस्मिता आनंद मठ से नहीं जुड़ा है? क्या बंगाली अस्मिता महर्षि अरविंद से नहीं जुड़ा है? क्या बंगाली अस्मिता स्वामी विवेकानंद से नहीं जुड़ा है? क्या बंगाली अस्मिता सुभाष चंद्र बोस से नहीं जुड़ा है? क्या कभी ये बातें मुद्दा बनी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कि पश्चिम बंगाल में शासन करने वाले लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या कहा था? किसे कहा था? तोजो का कुत्ता। किसे कहा था? जो पॉलिटिकल पार्टी वर्षों सत्ता में रही है पश्चिम बंगाल में, सुभाष चंद्र बोस। क्या बंगला गौरव के प्रतीक नहीं है? क्या बंगाल गौरव के प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है? कि अगर यूनाइटेड बंगाल बन जाता, अगर यूनाइटेड बंगाल का अस्तित्व रहता, तो आज पूरा बंगाल बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया रहता। उस पूरे बंगाल को, अगर पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल अगर भारत जीवित है, तो उसमें श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है, वो नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन पश्चिम बंगाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भुला दिया। क्या यह सच नहीं है? बार बार अफवाह उड़ाया जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री हुआ करते थे।
अफवाह उड़ाया जाता है। कहा जाता है किसी झूठ को अगर 1000 बार बोला जाए तो वो सच में कन्वर्ट हो जाता है। आज पश्चिम बंगाल के बंगाली मतदाता भी यही मानकर अधिकतर इसी फोबिया से ग्रसित हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री हुआ करते थे और मुस्लिम लीग हिंदू महासभा मिली हुई थी। यह सरासर झूठ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक, जो कि भारत कृषक समाज एक पार्टी थी जो कि मुस्लिम लीग की राजनीति के खिलाफ बनी थी, फजलुल हक की पार्टी, उसकी सरकार में मंत्री थे। लेकिन यह सच्चाई किसी ने बताई क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को, बंगालियों को? और बात करते हैं बंगला स्वाभिमान की। बंगाल का स्वाभिमान क्या माता दुर्गा की पूजा से नहीं जुड़ा हुआ है? माता काली पूजा से नहीं जुड़ा हुआ है? क्या बंगाल का स्वाभिमान केवल मुर्शिदाबाद से जुड़ा हुआ है? क्या बंगाल का स्वाभिमान केवल बांग्लादेश टाइप पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में बसा देना ही बांग्ला अस्मिता का प्रतीक है? इन सब सवालों का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से नहीं मांगे। इसीलिए ममता बनर्जी केवल SIR, केवल चुनाव आयोग, केवल ज्ञानेश कुमार की चर्चा कर रही हैं। आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ममता बनर्जी के साथ भी वही परिणाम निकल कर आएगा जो बिहार में राहुल गांधी के साथ आया, जो तेजस्वी यादव के साथ आया। क्योंकि एक झूठ को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता जो कि लगातार 15 वर्ष और 34 वर्ष उससे पहले वाम मोर्चे की सरकार, कहा जाता है मित्रों एक युग बीत गया, 49 साल का इनका सरकार है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं इनका सरकार है, क्योंकि जिस रास्ते पर वाम मोर्चे की सरकार 34 साल तक पश्चिम बंगाल में चली, जिन ताकतों ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में तोजो का कुत्ता कहा, उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंकने वाली ममता बनर्जी भी आज उसी रास्ते पर चल रही हैं, जिस रास्ते पर चलकर पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे ने 34 वर्षों तक सत्ता संभाली। विचार करेगी बंगाल की जनता, लेकिन बंगाल की जनता विचार नहीं कर सके, इसीलिए इस प्रकार का कुतर्क ममता बनर्जी कर रही है। जैसे बिहार में गढ़ा गया था। बिहार में क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि बिहार में जो विपक्ष का नेता था तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। क्योंकि मुकाबला दो चेहरों के बीच हो रहा था बिहार में, तो निश्चित है कि लीगेसी तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के 15 साल के कुशासन का लीगेसी था। और कहा जाता है चक्की में घुन भी पिसती है, तो वही हाल हुआ था कांग्रेस पार्टी का। चूंकि आरजेडी के साथ गठबंधन था कांग्रेस का, उस गठबंधन में तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चक्की चली, उस चक्की में राहुल गांधी की कांग्रेस भी पिस गई, 19 से 6 पर आ गई। आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। लेकिन मित्रों, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। नमस्कार।